Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys with Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है और वहाँ पे भी न्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहाँ पे जाइए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अभी जो कल परसों की ही बात है, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही घिनौना किस्म की, जिसे कहते हैं ना, एक एक्ट हुआ। वेनेजुएला से एक खातून आई हुई थी जिनकी उम्र 35 से 34 साल होगी, और एक लड़की जो आई थिंक सो स्पेन से, के वो उसका मुझे इतना क्लियर नहीं है, वीडियो के अंदर जाके हम देखेंगे। ये दोनों खवातीन जो है वो गैर मुल्की थी और पाकिस्तान के अंदर आई हुई थी। और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इसहाक डार के जो ग्रैंड सन थे, उन्होंने इसके साथ बहुत गलत किया इन दोनों लड़कियों के साथ। तो सारी स्टोरी जो है वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। यासिर शामी ने बहुत बोल्डली जो है ना पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस चीज़ के ऊपर स्टेप लिया। मतलब पाकिस्तान के अंदर रहकर जो है वो हुकूमत के और डीआईजी के और दूसरे लोगों के खिलाफ बोलना, मतलब अपनी जान को खतरे में डालना होता है, सीधी सी बात। लेकिन उन्होंने जो है वो इस चीज़ के ऊपर स्टेप लिया और देखते हैं कि वो इसके बारे में हमें क्या बातें बताते हैं। एक वीडियो है यासिर शामी की और दूसरी जो हमारे पास वीडियो है अली मुमताज़ ऑफिशियल। मतलब इन दोनों ने जो है वो बोल्डली इस चीज़ के ऊपर बोले हैं। तो पहले यासिर शामी की डिटेल सुनते हैं, देन हम जो अली मुमताज़ का जो है वो हम सुनेंगे। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो में स्टार्ट। ये मेरी वीडियो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहिबा के लिए है, और जितने भी जजेस, मजिस्ट्रेट, सेशन जजेस मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये उनके लिए है कि जब सियासी पार्टी के लोगों के साथ और हिमायतियों के घर में पुलिस धावे बोल रही थी, चादर चार दीवारी को पामाल कर रही थी, और जो हमारे जजेस हजरात हैं वो कॉम्प्रोमाइज करते रहे, उसका नतीजा क्या निकला? तो नतीजा ये है कि रात को तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब एक थानेदार हाजिर सर्विस मजिस्ट्रेट के घर में दाखिल होता है, उसको धमकियां देता है, उसको कहता है कि ये डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, बात करो। सलाम पेश करता हूँ उस मजिस्ट्रेट को, उसने उसको शट अप कॉल दी और उसको कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि तुम मेरे घर की प्रीमिसेस में रात के इस अंधेरे में, इस पहर में दाखिल हो गए हो, लिहाजा निकलो यहाँ से। उसको वहां से निकाल देता है और ये तमाम की तमाम एफआईआर भी सामने आ चुकी है, जिसमें डिफेंस सी के जो एसएचओ थे वो मजिस्ट्रेट साहब के घर जाते हैं। इतनी रात को उनके घर जाने का जो मकसद था वो ये था, वो जो दो गैर मुल्की खवातीन थी उनसे मुबैना तौर पर 164 के जो बयानात लिए गए थे, कोई बाअसर मुलजिम है, उनका मुलजिम नहीं है मुबैना तौर पर। अब अगले 1-2 दिनों में इन दोनों खवातीन ने वेनेजुएला या हॉलैंड के लिए अपनी जो है वो उड़ान हॉलैंड थी। पुलिस को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने कहा कि रातों रात ही ये मजिस्ट्रेट साहब से, जो ऑफिशियल टाइम नहीं है अदालतों का, उनसे जो है ये जाकर मुबैना तौर पर दस्तखत करवा लिए जाएं। एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने धमकी दी, बदतमीजी की और थ्रेट किया। बात करें डीआईजी ऑपरेशन से, मैं ये तमाम जजेस को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इनके लिए जो भी कॉम्प्रोमाइज किया, मैं लिख कर दे सकता हूं, आप इनका बाल भी भीगा नहीं कर सकते, इतने ताकतवर लोग हैं। मैं इनके खिलाफ पिछले 1-1.5 साल से जहाद कर रहा हूं और मैं ये कहता आ रहा हूं आप सबको, ये चादर चार दीवारियों के तकद्दुस को पामाल करते हैं। इन्होंने एक बीमार शख्स को, जिसकी उम्र 54 साल थी, हथकड़ी लगी हुई थी, उसको तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, उसकी ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई। आज भी उसकी बेवा, जिसके 2 छोटे नन्हे बच्चे हैं, वो बिलक रहे हैं कि हमारी एफआईआर काटी जाए। उनकी एफआईआर नहीं काटी गई, औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं। तो जब मजिस्ट्रेट साहब के घर गए तो उन्होंने चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने, हमला करने और इनको धमकियां देने पर 452 506 की एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी है। तो जितने भी मेरे मोअज़्ज़िज़ काबिल एहतराम जजेस हजरात हैं, मैं ये उनसे कहूंगा, जो पुलिस की एफआईआर है और ये सिस्टम है, मेरे और ये इन जैसे 54 साला जो शख्स है जिसको तीसरी बस उनके लिए फेंका गया, कीड़े मकोड़े हैं इस सिस्टम के, ये उनके लिए है। और रियासत पाकिस्तान से टैक्सेस लेते हैं, आपके मेरे टैक्सेस के पैसे पर पलते हैं। लेकिन जब कोई ताकतवर किसी बैरूने मुमालिक से आने वाली लड़कियों के साथ जिना बिल जबर करता है, उनमें से एक खातून वो थी जिसको पीरियड्स थे और इन्होंने उसके साथ गैर फितरती सेक्स किया, जिसको सेक्स कहते हैं। आप अगर उस एफआईआर को पढ़ें,
आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एफआईआर में गैर मुल्की लड़कियों ने यह भी लिखा है, कांच की बोतलों के शीशे तोड़कर हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर लगाते रहे हैं, और एक दफा नहीं 3-3 दफा असलहा तान कर, चाकू तान कर हम पर जना बिल जबर किया गया। अब अगर ये किसी कीड़े मकोड़े ने ये हरकत की होती तो उसके नेफे में पिस्टल भी चलता, उसके साथ ही उसको छुड़वाने के लिए सीसीडी करता उसको ये। फायर भी मार दिए जाते। लेकिन अब ये दोनों खवातीन यहाँ से फ्लाई कर गई हैं। अगर उन्होंने कोई भी बयान, वीडियो बयान अपने मुमालिक में लैंड होने के बाद जारी कर दिया, आप ये देखें पाकिस्तान के इमेज के साथ होगा क्या। ये एक बहुत भयानक सूरत हाल है। और पुलिस जिसका काम जानो माल की हिफाजत है, ये अपने लोगों की तो They are animal. टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो बाहर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आप उनकी इज्जतों के साथ, उनकी इस्मतों के साथ खेल रहे हैं। और आप एफआईआर में किसी ताकतवर को बचाने के लिए ये सारा मामला कर रहे हैं। नॉन ऑफिशियल टाइमिंग में रात को 1:30 बजे एक मजिस्ट्रेट जो अपनी फैमिली के साथ आराम कर रहा है, आप उसके कबाड़ तोड़ते हुए धमकी आमेज लहजे में उससे बात करते हैं और उसको कहते हैं कि डीआईजी ऑपरेशन से बात करें। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चिल्ला चिल्ला कर एक्सपोज कर गया है। और मुझे डर है ये दोनों खवातीन जब यहां से बाहर जाएंगी, लैंड करेंगी और उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर दे दी, और मेरे बावसूख जरा ये भी कहते हैं कि उन्होंने जब इनके साथ मामला हुआ, उन लोगों ने अपनी वीडियोस भी बनाई। इनमें से एक खातून हॉलैंड की रहाइश पजीर है, दूसरी वेनेजुएला से माइग्रेट करके स्पेन गई है, और ये क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं। और खास तौर पर जो इंडिया है, जो पाकिस्तान है, या इस तरह के जो ममालिक हैं, इनकी डिजिटल इकोनॉमी को इनहेंस करने के लिए इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कौन काम करेगा अगर इन लोगों ने, इसलिए तो पाकिस्तान में कोई काम ही नहीं करता। और इतनी भयानक ये एफआईआर है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का जीना कितना मुहाल हो जाएगा। और ये पुलिस अफसरान जिस तरीके से मामू बनाते हैं, मैडम सीएम आपको, इन्होंने यहाँ पर अगेन मामू बनाने की कोशिश की इंटरनेशनल लोगों को। उनके सामने जो है इनकी कारस्तानियां जो है वो नहीं चलेंगी। वो हथकड़ी बंधा हुआ शख्स जो तीसरी मंजिल से नीचे गिराया गया, उसकी 302 की एफआईआर नहीं कटी और अभी तक वो बिल आ रहे हैं। और ये एफआईआर कट गई है। अगेन मजिस्ट्रेट साहब को मैं खिराजे तहसीन पेश करूंगा, और मैं ये तमाम जजेस को कहना चाहता हूं, आप लोग इनका बाल भी भीगा नहीं कर सकते। ये आप याद रखिएगा, ये लोगों को मारते मारते ये अब आप लोगों के घरों की दहलीज तक पहुंच गए हैं। जब ये आग आप लोगों के घरों तक पहुंची है तो आपको इस चीज का अंदाजा हुआ है कि एक आम शहरी जो कीड़ा मकोड़ा है, मेरे जैसा है, जो इस मुल्क का टैक्स पेड है, ये जब उसके घर में घुसते होंगे तो उस पर क्या गुजरती होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओके गाइज, नेक्स्ट जो वीडियो इसके साथ ही मैं अटैच करना चाहूँगी अली मुमताज़ की। तो उन्होंने भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो खुल के बात की है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर रज़ा डार केस के मज़ीद शॉकिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रज़ा डार केस के जिसमें 2 फॉरेन नेशनल्स, एक का ताल्लुक वेनेजुएला से और दूसरी खातून का ताल्लुक हॉलैंड से, रज़ा डार और उनके 3 साथियों पर इल्ज़ाम लगाया कि उनको अगवा किया गया, उनसे रकम का मुतालबा किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, उनको जान से मारने की धमकी दी गई और उन्हें ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया। अब इसमें रज़ा डार कौन है, रज़ा डार का किससे ताल्लुक़ है, ये वो सवाल है जो कि हर कोई पूछ रहा है। फिर हर कोई पूछ रहा है भाई ये बॉस कौन है, जिसका जिक्र इस स्टेटमेंट में भी है, जो ख़वातीन की तरफ से स्टेटमेंट मंजरेआम पर आई है। बॉस का नहीं पता चल रहा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बॉस भी आज गिरफ़्तार हो गए हैं। अब वो सही वाले बॉस गिरफ़्तार हुए हैं या कोई और बॉस गिरफ़्तार हुए हैं, भी बॉस कुछ को पता पकड़ना नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और किसी को भी बॉस बनाकर आगे पेश किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि भाई ये बॉस है। और ये क्रिप्टो का मामला बताया जाता है, तो क्रिप्टो में तो पाकिस्तान में आजकल एक ही नाम चलता रहा है कि भाई क्रिप्टो को लेकर अब वही सारा कुछ देख रहे हैं और पाकिस्तान में क्रिप्टो में ही अब लेन देन हुआ करेगा और क्रिप्टो में हमारा भी बड़ा नाम होगा। लेकिन बहरहाल ये जो रज़ा डार वाला मामला है, रज़ा डार के ताल्लुक़ को लेकर कहा जा रहा था जी, मुबैना लफ्ज़ मुबैना इस्तेमाल किया जा रहा था कि इनका ताल्लुक़ इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म से है, और इस तरह इसहाक डार साहब के साहबजादे अली डार के ये मुबैना भांजे हैं। तो एक तो वाज़े हो जाए, और ये वाज़े हो भी जाना चाहिए अब तक, कि इसहाक डार साहब के साथ जो ताल्लुक़ बताया जा रहा था उसमें मुबैना लफ्ज़ अब निकाल दें।
मुबैना लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता वो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि लोगों ने साबित कर दिया है। और साबित किसने किया है? सबसे पहले राना सनाउल्लाह, जो सीनियर तरीन लोगों में से एक हैं नून लीग के, उन्होंने इस बात को पॉलिटिशियंस डिनाई के नहीं बच्चे किया देखो है क्या कि करते रज़ा हैं। डार का इसहाक डार साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। उन्होंने केस को लेकर कहा है कि जी केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी और जो हक़ाइक़ होंगे वो सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि आखिर ये मामला क्या है। दूसरी तरफ आमिर इलियास राना साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और नून लीग के बड़े ख़ास सहाफ़ी समझे जाते हैं। अभी स्विट्ज़रलैंड भी गए हुए थे जब वहाँ पर ये मुआहदा होना था ईरान और अमेरिका का, और पाकिस्तान वहाँ पे मीडिएटर था। इसके अलावा जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं तो उनके साथ मुख्तलिफ़ गैर मुल्की दौरों पर भी जाते रहे हैं एज ए जर्नलिस्टिक ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो और वैसे भी नून लीग को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो आमिर इलियास राना साहब जो बताते हैं उसको अगर आप सुने, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो पता चल जाएगा कि कहानी में कहाँ कहाँ पे झोल है और किस तरह से कहानी गढ़ी जा रही है, और गढ़ी जा रही है तो क्यों गढ़ी जा रही है। सबसे पहले तो वो जो जज साहब थे ना, मैजिस्ट्रेट साहब, उनकी तरफ भी पुलिस गई। रात को 1 बजे पुलिस गई उनकी तरफ और उनके घर पे जाके उनके बेडरूम तक घुस गई। मतलब ये हाल कर दिया है हमारी जुडिशरी का कि बेडरूम तक मैजिस्ट्रेट साहब के घर पे पहुंच गई और वहाँ पर No one पहुंचकर safe. उन्होंने रात के 1 बजे कहा कि भाई ये डीआईजी साहब से आप बात करें। मतलब डीआईजी साहब से आपका बात करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए चाहे पुलिस को, बावर्दी पुलिस को घर के अंदर किसी के घुसना पड़े। चादर चार दीवारी का तकद्दुस, एक आम आदमी की भी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। तो ये तो फिर जज साहब थे और वहाँ पर जाकर उनसे कहा जी ये बात करें, और उन्होंने कहा कि जी हमने मुल्ज़मान का मेडिकल करवाना है और इस तरीके से आप को जो कहा जा रहा है वो आप कीजिए। और फिर अगले दिन जजेज़ ने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा भाई ये क्या तरीक़ेकार है, जिस पर यह कहा गया कि जी उसको मुतलका एसएचओ को और उसके साथ जो दीगर हमला था और असले के साथ घुसे थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है। तो फिर ये मुतालबा किया गया कि मुअत्तल नहीं, एफआईआर होनी चाहिए। तो फिर एफआईआर हुई थी। अब आप ये देखें कि एक तरफ हम अपना इमेज बिल्ड कर रहे हैं इंटरनेशनली कि हम अमन के सफ़ीर हैं और हम दुनिया में जो तबाही मची हुई थी, मौशी तबाही मची हुई थी, उसको दोबारा से बहाल करने में हमारा बड़ा कलीदी किरदार है। और वहाँ दूसरी तरफ ये इमेज हमारा जाएगा कि क्या दुनिया कहेगी कि जी पाकिस्तान में अगर जाना है तो सोच समझ कर जाओ। वहाँ पर अगवा भी हो जाते हैं लोग जो पहुँचते हैं, उनसे फिर रकम का मुतालबा भी किया जाता है, उनको मारा पीटा भी जाता है, जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। ये वो सारी स्टेटमेंट में कही जा रही है ना बातें, मैं अपने पास से थोड़ी सुना रहा हूँ कि मैं खुद से एक तोता कहानी सुनाना शुरू कर दूँ और उनसे फिर ज्यादती भी की जाती है। तो फिर कौन आएगा पाकिस्तान, कहाँ जाएगा हमारा इमेज? हमारे इमेज की तो आपने धज्जियाँ उड़ा दी हैं, आपने उसको जो है वो लीरो लीर कर दिया हमारे इमेज को। और किसने किया है? उन्होंने किया है जिन्होंने इमेज को बिल्ड करना है, यानी कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, ये उन्होंने किया है। रज़ा डार को लेकर आमिर इलियास राना साहब क्या कहते हैं? आमिर इलियास राना साहब ये कहते हैं कि जी पुलिस को 15 पे, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा बात, कि 15 पे कॉल मौसूल हुई। ये कॉल पाकिस्तान के बाहर से थी। इस कॉल में बताया गया कि हमारी बेटी अगवा हो चुकी है और रज़ा डार का नाम लिया। अब आप ही बताइए, फैसला कीजिए। सहाफ़ी भी नहीं जानते, कोई इतनी बड़ी कारोबारी शख्सियत भी नहीं है कि भाई पता चले कि बड़ा नाम है, कारोबारी शख्सियत है, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कोई रियल एस्टेट का बहुत बड़ा नाम है। जिस तरह हो ना, मलिक रियाज का बेटा है तो सबको पता है कि भाई मलिक रियाज के बेटे का क्या नाम है। ये रज़ा डार के बारे में किसी को पता ही नहीं था। रज़ा डार का जब नाम उन्होंने लिया तो लेने के बाद आमिर इलियास राना साहब ये कहते हैं, अब ये ना कोई इश्तिहारी हैं, ना कहीं कोई वांटेड हैं ये, या इनके ऊपर कोई कहीं पे पुलिस पे नाम इनका चल रहा है, कुछ चस्पा हुई हुई है तस्वीर के भाई जहाँ पे कहीं नज़र आए तो पढ़ लो, या अगर कहीं पे नाम सुनने में आए तो फ़ौरन वहाँ पर लोकेशन पे पहुँच के इनको गिरफ़्तार करो और इनको हथकड़ी लगाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये रज़ा डार का नाम सुना तो सुनते ही पुलिस ये फ़ौरी तौर पर हरकत में आई और आईजी साहब तक पहुँच गई कि भाई रज़ा डार का नाम आया है और 15 पे कॉल मौसूल हुई है और फ़ॉरेन नेशनल्स का इसमें हवाला है। अब उस पर आईजी साहब ने फिर मरीम नवाज़ साहिबा से रब्ता किया। मरीम नवाज़ साहिबा ने आगे से ये कहा बकौल आमिर इलियास राना साहब के कि भाई कोई रियायत नहीं करनी, कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है, फ़ौरन एक्शन होना चाहिए और 2 घंटे का टाइम है आपके पास। फिर उसके बाद बकौल आमिर इलियास राना साहब के, मैं इसलिए बार बार आमिर इलियास राना साहब का नाम ले रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि ये सारा कुछ खुदा न खास्ता मैं अपने पास से बनाकर मैं कोई सेफ पैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं कोई इमेज बिल्डिंग पे लगा हुआ हूँ या मैं कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को अभी असाइनमेंट दी गई है कि भाई नैरेटिव बिल्ड करो और नैरेटिव ये बिल्ड करो कि क्या बात है, वाह वाह मरीम नवाज़ साहिबा, आप तो इंसाफ की अलम बरदार हैं। आपने जो कर दिया ये तो कभी सोच भी नहीं सकता, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि एक वज़ीर आला ने अपने ही ख़ानदान के बंदे के बारे में कह दिया कि 2 घंटे फड़ लो जाके। तो ये वो इमेज बिल्डिंग पे लगे हुए हैं।
तो मरीम नवाज़ ने फिर इसहाक डार साहब के बेटे अली डार को बताया, जिनका भांजा रज़ा डार है। अब अली डार ने फिर फ़ोन मिलाया रज़ा डार को और पूछा कि लोकेशन कहाँ है, और लोकेशन उन्होंने अपनी जो बताई, फिर अली डार साहब ने पुलिस को बताई। पुलिस वहाँ पर पहुँची, तो पहुँचने पर वहाँ पता चला कि ख़वातीन वहाँ पर नहीं है, लेकिन बाकी सबको वहाँ पर उन्होंने पकड़ लिया। पुलिस ने फिर कोशिश की पहुँचने की ख़वातीन तक, तो ख़वातीन की रात 1 बजे रवानगी थी, वापस स्पेन जा रही थी क्योंकि वहीं पे वो रहती रही हैं। तो उनके पास जब पुलिस पहुँची तो वो घबरा गई उन्हें देख कर कि भाई अब क्या हो गया, कोई नया मसला खड़ा हो गया है कि पुलिस आ गई है हमारे पास। तो उन्होंने बताया कि आप घबराइए नहीं, हम आपको अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले रहे हैं, और इस तरीके से आपके वालिद की कॉल आई थी 15 पे और हमें इतला मिली कि आप अगवा हो चुके हैं, तो हम आपका बयान लेंगे और आप हमारी अब तहवील में हैं, हिफाजती तहवील में हैं, हम आपको खैरियत से रखेंगे। क्योंकि पुलिस आ जाए तो फिर बंदा कोई शरीफ से शरीफ आदमी भी हो तो वो घबरा जाता है, बल्कि थाने में किसी को ले जाएँ तो किसी ने कुछ ना भी किया हो तो फिर उससे पुलिस कहती है भाई कहो कि किया है, तो कहेगा कि किसी का नाम कुछ भी हो तो वो नाम उसको कहें भाई कहो तुम्हारा ये नाम हो, कहेगा हाँ जी मेरा वो नाम है। तो पुलिस ने फिर उनकी हिफाजती वो उसको कस्टडी में ले लिया, और बताया जाता है आमिर इलियास राना साहब के मुताबिक कि जी वो तमाम उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिसमें पासपोर्ट है, दीगर और चीज़ें हैं, वो पुलिस के पास हैं, और ख़वातीन जो है वो यहाँ से अब रवाना हो चुकी हैं। ख़वातीन यानी कि चली गई। और वो जो कहते हैं जी तफ्तीश हो रही है, तो मुझे आमिर इलियास राना और दीगर और लोग भी जो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े गुन गा रहे हैं मरीम नवाज़ के, मुझे एक चीज़ का जवाब लाइट चली गई थी, लेकिन यूपीएस है और एक बल्ब जो है ना जलेगा, बड़ी लाइट्स नहीं जलेंगी। तो कंटिन्यू करते हैं। क्या जो लोगों को हाफ फ्राई फुल फ्राई किया जाता है, या नेफे में पिस्तौल निकलती है, या जी उनको उनके साथी छुड़ाने के लिए आए। हैरानगी है कि अभी तक इस केस में उनके साथी छुड़ाने के लिए नहीं आए, कि उनके साथी छुड़ाने के लिए आए और वहाँ पर जी पुलिस मुकाबला हुआ, पुलिस वाला भी जख्मी हुआ और वो बंदे मारे गए। तो उसमें तफ्तीश क्यों नहीं होती? मतलब वहाँ पर इंसाफ कुछ और है और यहाँ पर इंसाफ का मयार कुछ और है। और यहाँ पर मरीम नवाज़ के जो गुन गा रहे हैं और जो कह रहे हैं कि जी क्या बात है, कमाल कर दिया उन्होंने। कमाल तो तब होगा ना जब इसको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जाए जिस तरह एक आम आदमी के केस को ट्रीट किया जाता है। क्यों प्रोटोकॉल साथ था इनके जब ये इनको कैंट कचहरी में लाया गया? क्यों सहाफ़ियों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया? क्यों चेहरे पर मास्क थे उनके? क्यों उनके चेहरे छुपाए जा रहे थे? बाकी सब के तो चेहरे नहीं छुपाए जाते, वो तो बगैर सब मास्क के उनको पेश किया जाता है, मीडिया को दिखाया जाता है, अंदर मीडिया के नुमाइंदों को जाने नहीं दिया गया। उनको बड़े पुलिस प्रोटोकॉल में बड़े ठाट बाट के साथ लाया गया और उनको रखा भी ठाट बाट के साथ गया होगा। 8 तारीख तक का उनका जिस्मानी रिमांड है और उस जिस्मानी रिमांड में भी वो आराम से इत्मीनान से बैठे हुए होंगे, मुर्ग शुर्ग कुकड़ शुकड़ चल रहा होगा और कोई उनको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो बड़े लोग हैं ना, बड़ी फैमिली है। और इसहाक डार साहब के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि जी आप उनको क्यों कह रहे हैं इस्तीफ़ा दें, उनका क्या ताल्लुक है? क्या इसहाक डार साहब ने कहा रज़ा डार से कि भाई रज़ा डार तुम इस तरह से कोई गैर कानूनी काम करो? रज़ा डार को तो डेफिनेटली इसहाक डार साहब ने बिल्कुल नहीं कहा होगा कि तुम इस तरह का कोई गैर कानूनी काम करो, या इसहाक डार साहब तो इसमें मुलव्विस नहीं है। लेकिन ये बताएं कि जब इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी को कहा जाता रहा कि जब वो बतौर वकील एहतजाज करते रहे और यहाँ पे लाहौर में जेल रोड के वाक़यात हैं, तो तब क्यों कहा जाता था, तब क्यों ये कहा जाता था कि चूँकि वज़ीर आज़म के बेटे हैं तो इस वजह से वज़ीर आज़म को इसके लिए ज़िम्मेदार को कसूरवार ठहराया जाए? तब आपका इंसाफ और आपका मयार और आपके उस वक्त फार्मूले कुछ और थे, अब आपके फार्मूले कुछ और हैं जो आपने बना लिए हैं। तो तफरीक है ना, तफरीक नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरह से जो आप CCD के ज़रिए करते आए हैं, अब हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। पूरी दुनिया में जो है ये बात चल निकली है कि देखो पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और ये ख़वातीन तो अब पाकिस्तान से जा चुकी हैं। अब उनको कौन बुलाएगा यहाँ पर और आकर तफ्तीश में और उनको केस का हिस्सा बनने को कहा जाएगा? हो सकता है उनको वहीं पे मैनेज कर दिया जाए, हो सकता है वो वहीं से कोई बयान रिकॉर्ड करा दें और कह दें कि जी ये सब गलतफहमी का नतीजा था और ऐसा कुछ भी नहीं था और ये बाइज्जत बरी हो जाएं, क्योंकि यही होना है इवेंचुअली कि इस मामले में निकल जाएगा। इसमें एक नैरेटिव बिल्ड करने की भरपूर कोशिश की गई है, उसमें वो नाकाम हो जाएंगे कि जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई है उसमें बुरी तरह से ये फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि बात तो तब है कि जब अगर इसका भी वही मयार रखा जो बाकियों का है। ख़वातीन क्या फरमाती हैं ज़रा वो सुन लीजिए कि ख़वातीन क्या कहती हैं। अच्छा, इसमें बॉस जो हैं वो गिरफ़्तार तो हो चुके हैं, लेकिन उनके अलावा 3 और लोग, टोटल 8 हो गए हैं। 4 को पहले पकड़ा गया है, 4 को अब पकड़ा गया है, जिसमें बताया जाता है कि जी बॉस को भी पकड़ लिया गया है और बॉस भी अब ज़ेर हिरासत हैं। ख़वातीन की स्टेटमेंट ये कहती है कि जी रज़ा डार आए, क्योंकि ये इनकी जो स्टेटमेंट है ना, इसमें बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो मैं तो बता नहीं सकता हूँ आपको, मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर सकता हूँ। वो इतने खौफनाक और इतने दर्दनाक हैं और इतनी उसमें गलाजत है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं इसलिए आपके साथ माजरत के साथ वो शेयर ही नहीं कर सकता हूँ। जो कुछ चीज़ें बता सकता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो भी बड़ी आम है कि रज़ा डार आए और उन्होंने कहा कि जी कंप्यूटर कहाँ है, पैसों के साथ, यानी कि कंप्यूटर में वो रकम थी, कोई ट्रांसफ़र वगैरह करनी थी। तो खातून कहती हैं जी मैंने उनको बताया कि ग्रीन बैग में है।
फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी वो स्टेफनी जो दूसरी खातून थी उनको लेकर आए और रज़ा कंप्यूटर के साथ थे और उन्होंने मुझसे पैसों के बारे में पूछना शुरू कर दिया और मुझसे उन्होंने कंप्यूटर का पासवर्ड मांगा। फिर उसके बाद जो वहाँ पे असले के साथ लोग थे उन्होंने मेरे सर पे ज़ोर से मारा और फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि जी क्या आप मुझे मार देंगे, तो उन्होंने कहा कि जी अगर डिपेंड करता है, अगर आप हमें रकम दे देंगे तो फिर हम आपको नहीं मारेंगे, आप ज़िंदा रहेंगी, और अगर नहीं तो फिर हम आपको मार देंगे। ये कहना था खातून का। ये वो हिस्सा है जो कि इस खातून का मैं आपके साथ शेयर कर सकता था। इसके अलावा जो बाकी हाँ, दीगर वो और यासिर चीज़ें हैं वो शामी ने शेयर करना बताई। नामुनासिब है, इस वजह से वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो पूरी इमेज बिल्डिंग की कोशिश की है वो बिल्कुल ही डेड फ्लॉप है, स्टोरी फ्लॉप हो चुकी है, उसमें से कुछ नहीं निकलना है। इसमें हेड्स मस्ट रोल, जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी पूरे है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे के लिए लिए। बदनामी का बायस है पूरी दुनिया में। हमारे लिए हमें इस मामले को लेकर हमारे पर उंगलियां उठ रही हैं और हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये कैसा मुल्क है, ये अमन का सफ़ीर है, ये इस तरह से यहाँ पर चीज़ों को लेकर चल रहा है। और जो ये कहा जा रहा है ना कि जी इस बात को वो कवर अप नहीं किया गया, बल्कि इस पर मुकम्मल तफ्तीश हो रही है और इन्वेस्टिगेटिव पूरी कहानी चल रही है, तो जनाब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपाए नहीं छुपती हैं, यानी तो कि नहीं आप उन छुपा पर अगर सकते। छुपाने की कोशिश करें तो वो मज़ीद खुलती हैं और फिर आप मज़ीद बेनकाब होते हैं। जैसा कि आपने तजर्बा कर लिया ना, हाँ। आप तो सीखे सिखाए लोग हैं ना, आपने तजर्बा कर लिया 11 अरब के जहाज़ के मामले को लेकर के। 11 अरब के जहाज़ के ऊपर हमने पहले कह दिया ये एयर पंजाब का है, वो बात बनी नहीं, तो अभी तक वो बात जो है वो उनके पीछा कर रही है कि भाई आपने तो कहा था ये एयर पंजाब का जहाज़ है, अब आप कहते हैं ख़रीदा है भाई। तो इसलिए उस मामले से ये सीखते हुए आपने कहा कि भाई ये छुपाए नहीं छुपनी बात, लिहाजा इसका एक और एंगल लेकर चलो और कह दो जी मरीम नवाज़ ने तो हुक्म जारी किया, उन्होंने कहा बिल्कुल किसी किस्म की कोई छूट कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में बहुत से झोल हैं, इस मामले में उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा है इन्हें जिस तरह एक आम आदमी को ट्रीट किया जाता है। ये मामला इंतहाई संगीन नौयत का है और इसके ऊपर जो है वो किसी और तहकीकाती एजेंसी से अगर तहकीकात करवा ली जाएँ, जो कि आई एम श्योर कि अब तक इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, बल्कि मैं कंफर्म कर देता हूँ कि और तहकीकाती एजेंसी इसमें शामिल हो चुकी हैं इन्वेस्टिगेशन में। इसमें रियायत उनकी तरफ से तो नहीं होगी, बिकॉज़ वो इमेज के मामले में बहुत संजीदा हैं और उस पर कोई रियायत नहीं करना चाहते, लेकिन डार फैमिली इसको मैनेज करने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि ये डार फैमिली इस मामले में धस चुकी है, क्योंकि बदनामी का बायस है। उनको भी पता है कि ये रज़ा डार के हरकत और मामलात क्या रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहा है और उनके लिए आज जो है वो रज़ा डार की वजह से परेशानी का और ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। ओके गाइज, रज़ा डार ने जो है वो अपना जो करना था उसने कर दिया, लेकिन मैं इस चीज़ में भी थोड़ा हो रही हूँ कि यार शुक्र है उन लड़कियों की जान बच गई और चीज़ें जो है वो खुल गई और वो अब अपनी कंट्री के अंदर जाएंगे। अपने बयानात इधर भी उन्होंने दिए हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है कि उसके ऊपर बात की जाए। इस तरह के बयानात है कि मतलब यासिर शामी ने उसको बोल्डली बता दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं रिपोर्ट के अंदर जो कि रिपोर्ट अब सोशल मीडिया पे भी है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। मतलब इस तरह का गंद उसके अंदर लिखा हुआ है, इन लोगों के दिमाग इतने गंदे से भरे हुए हैं, मतलब अजीब उन तरह से उन लड़कियों को ट्रीट किया गया। अब ये देखिए पाकिस्तान की इमेज कहाँ चली गई है। मतलब आप ठीक है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन एक पावरफुल बंदे जो होते हैं ना वो इजीली बच जाते हैं, नहीं तो बाकियों के साथ जो होता है वैसा इनके साथ अभी तक क्यों नहीं हुआ। एक छोटी बच्ची थी, आई थिंक सो ये पिछले ही दिनों में उसके साथ इस तरह सा हुआ। 10 साल की बच्ची थी, एक शॉपकीपर ने उसके साथ जो है वो ज्यादती की, लेकिन उसको उसी टाइम सीसीडी ने जो है वो इनकाउंटर करके मार दिया था। लेकिन अभी इनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि ये असर रसूख वाले लोग हैं, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन सालों साल चलेगी। अब वो लड़कियां जाएंगी वहाँ पे जाके जो है वो अपनी सारी चीज़ें बताएंगी और डिफरेंट न्यूज़ चैनल जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहे हैं इस टाइम वो उनको कवर कर रहे हैं और वो अपनी बातें वहाँ पे रख रही हैं। तो देखिए पाकिस्तान की इमेज कहाँ गई। मतलब अब पाकिस्तान में आना कोई पसंद नहीं करेगा। पहले भी यहाँ पे कोई इतने बिजनेसेस वगैरह नहीं चल रहे थे, लेकिन अभी ये सिचुएशन हो गई है। ये सिचुएशन देख के जो है मजीद लोग यहाँ से डरेंगे आने के लिए। तो गाइज आप लोगों का इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।